गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्कोप ऑफ ऑडिट। जो स्कोप ऑफ ऑडिट होता है, इसका मतलब क्या है कि कुछ लिमिट होती है जिसके बियॉन्ड जाके जो ऑडिटर है वो अपने काम को नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लिमिट्स होती है, मतलब वो यहीं तक वो काम कर सकेगा, उस आगे नहीं कर सकेगा। तो जो ऑडिट है उसके स्कोप को डिटरमाइन करने के लिए ऑडिटर को अपने टाइम और एफर्ट को एक सही तरीके से वो यूज़ करता है, एक प्लान बना के चलता है, ऑप्टिमम लेवल तक उसको वो यूज़ करता है। उसी सेम टाइम पे जो भी नेग्लिजेंस होती है, नॉन परफॉर्मेंस होता है ड्यूटी का, उसके फॉल्ट से भी वो फ्री हो जाता है। जब ऑडिटर जो ऑडिटिंग का जो काम है, मतलब बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्ज़ामिन करना, उसका काम वो तब स्टार्ट करता है जब सबसे पहले प्रॉब्लम तो ये आती है, उसे फेस करनी पड़ती है कि जो एग्ज़ामिनेशन है वो कितनी लिमिट तक उसे करनी है। जब उसे इसके बारे में पता होगा तभी तो वो आगे फॉर्मुलाइज़ करेगा प्लान, तभी अपने काम को स्टार्ट करेगा। जब उसे अपनी लिमिट के बारे में पता चल जाएगा तो अपने वो काम को अच्छे तरीके से करेगा। एज़ लॉन्ग एज़ जब तक ऑडिटर को नहीं पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली दैट ही हैज़ टू डू, असल में उसे काम क्या करना है, जब तक वो नहीं पता चलेगा तो वो कैसे वो काम को करेगा, ना तो वो अपने काम को पूरी तरीके से कर पाएगा। तो इसमें क्या है कि जो ऑडिटर है, तो ऑडिटर को प्रॉपर वे से प्लान बनाने चाहिए और उसे सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्लियरली डिफाइन उसे किए जाने चाहिए कि उसके जो काम है एग्ज़ामिन करना है, उसकी लिमिट कितनी है, कहाँ तक उसका स्कोप है, कैसे उसे वो काम करने हैं। अगर मान लीजिए वो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट, जो एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती है, उसे इग्नोर कर देता है, तो वो कम टाइम में और कम एफर्ट लगा के अपना काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि डज नॉट कीप स्कोप ऑफ ऑडिट एज वाइड एंड डेप्थ, देन जो रिजल्ट होगा फॉल्ट का, कोर्ट में होल्ड हिम। अगर वो अपने काम को अच्छे से नहीं करेगा, कोई भी डिफ़ॉल्ट करेगा, तो कोर्ट उसे डिफ़ॉल्टी वहाँ पर कंसीडर करेगा और उसके डैमेज के लिए, डैमेज पे करने के लिए वो यहाँ पर लाइबल होगा। फिर उसमें आते हैं कि जो वर्क ऑफ ऑडिटर होते हैं उसमें कुछ फॉलोइंग पॉइंट इंक्लूड होते हैं कि मतलब जो ऑडिटर है उसे क्या क्या काम वहाँ पर करने होते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, टोटल बैलेंसेस टैली करने होते हैं उसे। जो अकाउंट्स बुक होती हैं, जो हमारे पास वाउचर होते हैं, इनवॉइस होते हैं, डॉक्यूमेंट, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं अकाउंट से, उन्हें एग्जामिन किया जाता है। सभी एसेट और लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट में अपीयर होती हैं उन्हें वेरीफाई किया जाता है, देन एग्जामिन करते हैं। एक जो रिपोर्ट है वो एक प्रॉपर रिपोर्ट वो बना के वहाँ चलेगा ताकि अपने वो क्लाइंट को प्रॉपरली वहाँ पर दे सके। जो ऑडिट की जो स्कोप होती है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है। तो उसमें ये होता है कि क्या उसका ऑब्जेक्ट होगा ऑडिट का, क्या क्लाइंट की कंडीशन होगी, ये सब कुछ। जो स्कोप है ना ऑडिट का, वो 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है स्कोप ऑफ प्राइवेट ऑडिट, दूसरा स्टैट्यूटरी ऑडिट, फिर गवर्नमेंट ऑडिट। सबसे पहला पॉइंट आता है स्कोप ऑफ प्राइवेट ऑडिट। इसके अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड होती हैं जिन्हें ज़रूरी नहीं है कि वो अपने बुक ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक कोई सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, पार्टनरशिप फॉर्म होगी, तो इन ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑडिट का स्कोप होता है वो ऑडिटर और जो क्लाइंट है उनके बीच के एग्रीमेंट के बीच में जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका क्या स्कोप रहेगा। जो ऑडिटर है वो ये डिटरमाइन करता है स्कोप ऑफ हिज ऑडिट इन ही, अगर अपने खुद के एग्रीमेंट में वो ये बता के चलता है कि उसका स्कोप कहाँ तक है। अगर जो क्लाइंट है वो स्कोप ऑफ ऑडिट को स्पेसिफाई करने में अनएबल है, देन ही मेयरली स्पेसिफाई, वो अपने ऑब्जेक्ट को ही स्पेसिफाई करेगा जो उसे काम करना है। ऑडिटर डिटरमाइन करेगा स्कोप ऑफ ऑडिट को, इसके बेस पे, अपनी इंटेलिजेंसी के बेस पे वो डिटरमाइन करेगा। इसमें क्या है कि प्राइवेट ऑडिटर, मतलब इसमें डिपेंड करता है कि वो ऑडिट करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी नहीं होता है ऑडिट करवाना। फिर आता है स्कोप ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। There are some organizations from whom it is necessary to get their account audited by enactment of law. कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाए कुछ इनैक्टमेंट ऑफ लॉ के द्वारा। जैसे कंपनी होगी, पब्लिक ट्रस्ट हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी होगी, इनके लिए नेसेसरी है कि वो अपने अकाउंट को ऑडिट करवाए। कंपनी एक्ट हमें ये बताता है कि ये कंपलसरी है कंपनी के लिए कि वो अपने अकाउंट को ऑडिट करे, प्रॉपर एग्जामिन कर रहे एक कॉम्पिटेंट ऑडिटर के द्वारा।
सो दैट जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी को वो उन्हें एश्योर्ड हो जाते हैं कि जो उनके एश्योर्ड हो जाते हैं अबाउट जो करेक्टनेस, जो बुक ऑफ अकाउंट उन्हें शो होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट जो दिखाएगी वो प्रॉपर वे से होगी, करेक्टनेस सारी चीज़ उसमें सही होगी। तो कंपनी के लिए ज़रूरी होता है वो ऑडिट करवा के चले। एक स्पेसिफाइड स्कोप होता है कंपनी ऑडिट का भी। इट हैज़ नॉट बीन स्पेसिफाइड व्हाट आर द बुक दैट शुड बी एग्जामिन। तो इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि कौन सी बुक एग्जामिन करनी है, क्या उसे करना है, कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हर एक बुक में उसे चेक करनी होगी। नॉर्मली जो कंसर्न एक्ट होता है वो सिर्फ ऑडिट के ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, ये नहीं कि उसे क्या चीज़ कितनी चेक करनी है। ये फिर आता है स्कोप ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट भी अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कॉरपोरेशंस होती हैं, वह भी अपने अकाउंट्स को यहाँ पर चेक करवा के चलते हैं। तो जो इस तरह के जो ऑडिट होते हैं वो गवर्नमेंट ऑडिट होते हैं। इंडिया में जैसे प्रेसिडेंट है वो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट और कॉरपोरेशन के जो अकाउंट्स हैं उन्हें ऑडिट करवाते हैं। एग्जामिन बाय उनके एम्प्लॉय के द्वारा एग्जामिन किए जाते हैं, लाइक कोई अदर ऑडिट है। एग्जामिनेशन करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट को गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है ऑल्सो हैव देयर ऑन ऑडिट। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपना ऑडिट होगा, वो भी ऑडिट करवाएगी। तो जितनी भी गवर्नमेंट है वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा के चलेगी। फिर आगे आते हैं बेसिक, कुछ यहाँ पर ना बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखे हैं ऑडिटिंग के जो हमने समझने ज़रूरी है। इंडिपेंडेंस, जो ऑडिटर है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि आज़ाद है। जो ऑडिटर है वो अपने काम को करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है, किसी का भी प्रेशर उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। वो फ्री ऑफ माइंड अपने काम को कर सकता है। जो भी बुक्स डॉक्यूमेंट उसे एग्जामिन करने हैं वो पर्सनल, बिना कोई पर्सनल बायस से और इम्पार्शियल वे से अपने वो काम करे। मतलब जो पर्सनल बायस होता है ना, भेदभाव करके ऐसा कोई वो काम ना करे, चाहे किसी से डायरेक्ट कनेक्शन हो या ना हो। वाइल जब वो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करता है ना तो वो किसी का फेवर लेता है, ना ही वो किसी का बायस करता है किसी का भी। फिर आता है एविडेंस। एविडेंस ना एक फाउंडेशन ऑफ ऑडिटिंग होता है। जैसे मान लो ऑडिटर अपने काम को करता है, बुक ऑफ अकाउंट को एग्ज़ामिन करता है, किसके बेस पे, जो एविडेंस उसे प्रोवाइड करवाते जाते हैं। जैसे एविडेंस मान लो जो बुक ऑफ अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उसे प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे, हर एक चीज़ उसमें नोट करेंगे, कितनी गुड सेल हुई है, परचेज हुई है, क्या हुआ है, क्या डॉक्यूमेंट आए हैं गए हैं, सभी ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। तो एज ए एविडेंस हमारा वह कहाँ करेगा, जो एविडेंस है, जो सबूत होंगे वो करेक्ट होने चाहिए, सही होने चाहिए, सफिशेंट होने चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। यूजुअली जो एविडेंस होते हैं वो वाउचर हो गए, अदर डॉक्यूमेंट जो अकाउंट से रिलेट करते हैं उनसे ड्राइव किया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जो ऑडिटर है वो एसिमुलेट करता है एप्रोप्रिएट और सर्विस, जो भी एविडेंस है उसे वो सही तरीके से यूज़ करने के बाद इंक्वायरी करता है, ऑब्जर्व करता है, एक्सप्लेन करता है, देन उसके बाद ही वो उसके थ्रू सभी अकाउंट्स को प्रॉपर वेरीफाई करता है। उसके बाद आता है ड्यू ऑडिट केयर। जब हम जो ऑडिटर है वो अपना काम जब परफॉर्म करता है तो अपने काम को करते वक्त बिल्कुल अलर्ट उसे रहना होता है, ताकि वो बिना किसी बायसनेस के एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करे। जो ऑडिटर है वो एक्सपेक्ट करता है कि वो प्रॉपर कॉम्पिटेंस, कॉशन और अलर्टनेस वहाँ पर डिस्प्ले करे, दिखा के चले अपने काम में। दिस कॉन्सेप्ट इज़ यार्डिक्स फॉर मेजरिंग। जो वर्क होता है उसके लिए यार्डिक्स होता है, मतलब उससे ना पूरे प्रॉपर वे से करना पड़ता है, अलर्ट मोड पे वहाँ पर रहना पड़ता है उसे, ताकि कोई भी एरर और फ्रॉड ना हो जाए, कोई भी चूक उससे वहाँ पर ना हो जाए। फिर आता है एथिकल कंडक्ट। जैसे कि प्रोफेशन होते हैं दूसरे प्रोफेशन, वैसे जो ऑडिटिंग है ऑल्सो है, उसके खुद के भी रूल्स और रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने काम को परफॉर्म करके चलता है। एवरी ऑडिटर शुड एडयर टू द कोड ऑफ कंडक्ट सो डैट ही कैन नॉट हेल्ड गिल्टी। मतलब जो भी उनके कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, ताकि कोई भी उसे गिल्टी ना होए, कोई भी मिसकंडक्ट ना होए। इस तरीके से जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो पीपल को प्रोटेक्ट करते हैं। ऑर्डिनरी प्रोफेशन में जो मॉरल टर्पिट्यूड है उनके अगेंस्ट में जो भी मिसकंडक्ट होता है वो। उसके बाद आता है फेयर प्रेजेंटेशन। इसमें भी कुछ पॉइंट कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं हमें। उसके बाद आता है अकाउंटिंग प्रॉपर्टी। दिस इम्प्लाइज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं ना, वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हमें बनानी चाहिए।
जिसमें हमें ट्रू और फेयर व्यू फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, जो एक बिज़नेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें प्रॉपर पता चलता है कि उसमें कितनी एसेट लाइबिलिटी है, क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद आता है एडुकेट डिस्क्लोजर। इसमें क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो ऑडिटर की रिपोर्ट है, वो हमें कंप्लीट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है एक फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बताता है ओनर को एज वेल एज जो दूसरी पार्टी होती है, ताकि हमें पता तो चले क्या कुछ ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल सिचुएशन उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। फिर आता है ऑडिट ऑब्लिगेशन। इसके अंदर क्या होता है कि दिस इम्प्लीज टू द एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऑडिटर है उसकी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बताई जाती है किसके, क्लाइंट की तरफ, और उसके जो इम्प्लाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दूसरी पार्टी की तरफ, उसकी तरफ एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दिखाई जाती है। ऑडिटर है रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल होता है क्लाइंट को, बट जो उसका काम, जो उसके एफर्ट्स वो यूज़ करता है, एक मिनट, बट हिज वर्क एंड रिपोर्ट इज़ ऑल्सो यूज बाई अदर पीपल। उसके काम को और उसकी रिपोर्ट को अदर पीपल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। वो अपने व्यू को प्रेजेंट करता है कंपनी के सामने, सो डैट कोई भी यहाँ पर फ्रॉड या एरर कुछ भी होने की यहाँ पर मिस्टेक या गुंजाइश नहीं होती है। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करना और कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।